हेलो एवरीवन। की टॉपिक्स के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्ट 4 और इसमें करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अभी तक इस सीरीज में हम चार्टर एक्ट 1600 से लेके चार्टर एक्ट 1833 तक सारे एक्ट्स देख चुके हैं और आज हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। चार्टर एक्ट 1853 ये चार्टर लास्ट चार्टर एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पास किया था। जैसा कि आपको पता है 1600 में पहला चार्टर एक्ट आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। उसके बाद में 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट और इस एक्ट के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडिंग राइट्स हैं वो अगले 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिए जाते हैं। उसके बाद में 1793 में चार्टर आता है, फिर 1813 का चार्टर, उसके बाद 1833 का चार्टर और सबसे लास्ट वाला 1853 का चार्टर। क्योंकि 1793 में ये प्रोविजन किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेडिंग राइट है वो अगले 20 साल के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। 1813 में जो प्रोविजन किया जाता है उसमें ट्रेड इन टी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्लस ट्रेड विद चाइना, ये दो प्रोविजन को छोड़ के बाकी सारे के सारे ट्रेड मोनोपोली अबॉलिश कर दिए जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। उसके बाद में 1833 में टोटली जो ट्रेड मोनोपोली है उसको अबॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो ट्रेड रिलेटेड जो चार्टर में प्रोविजंस थे वो लास्ट मेंशन जिस चार्टर में मिलता है वो 1833 के चार्टर एक्ट में मिलता है। तो ट्रेड रिलेटेड प्रोविजंस ईस्ट इंडिया कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट में खत्म हो गए थे। उसके बाद में 1833 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल अथॉरिटी दे दी जाती है पूरी की पूरी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी के ऊपर। ठीक है, अब आता है 1853 का चार्टर एक्ट जो कि लास्ट चार्टर एक्ट होता है इस पूरी की पूरी सीरीज में। ठीक है, उसी को हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिमांड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड गिविंग इंडियन शेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर ओन अफेयर्स। जो 1833 का चार्टर एक्ट था उस चार्टर एक्ट के अंदर आपने देखा था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है और पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर होती है वो सेंट्रलाइज कर दी जाती है। किस में कर दी जाती है वो सेंट्रलाइज? सिर्फ एक ही ऑफिस, और वो ऑफिस होता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस। ठीक है, जैसे ही टाइम बीतता गया ये डिमांड बढ़ती गई कि अब इसको दोबारा से डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए क्योंकि इंडिया का जो पूरा का पूरा टेरिटरी था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडेड था और उस टेरिटरी के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ही मुश्किल टास्क होता गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी। तो अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की डिमांड्स आने लग गई, तो धीरे धीरे यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पावर हैं उनको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज किया गया था। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो हमारा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये जो आप राइट साइड में ये फोटो देख पा रहे हो ये है इंडिया की फर्स्ट ट्रेन जो 1853 में बॉम्बे टू ठाणे चली थी और इसकी जो डिस्टेंस था वो था 34 किलोमीटर। इसके अंदर 3 लोकोमोटिव्स लगे हुए थे जिनका नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान। ये 3 लोकोमोटिव इसमें लगे हुए थे प्लस साथ में इसके अंदर 14 कैरीज थे। ठीक है, और जिस टाइम पे ये ट्रेन चली उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो कौन था? आप सभी उनके नाम से वाकिफ हो, वो थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो 1853 के अंदर इंडिया में पहली ट्रेन चलती है पैसेंजर ट्रेन जिसके अंदर 14 कैरीज होते हैं और 3 लोकोमोटिव्स जिनको आप इंजन भी बोल सकते हो, साहिब, सिंध और सुल्तान। ये जो ट्रेन थी ये स्टीम ट्रेन थी, स्टीम इंजन इसमें यूज किया गया था। ठीक है, तो ये एक पॉइंटर है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं हम इस की प्रोविजन इस चार्टर एक्ट के, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के उस की प्रोविजंस में सबसे पहला आता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स वर सेपरेटेड। यहाँ पे इस पॉइंट को हम समझते हैं। हमने देखा था गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में उन मेंबर्स की संख्या हो गई थी 4। अब इनके पास ही लेजिस्लेटिव वाली पावर भी थी और इन्हीं के पास ही एग्जीक्यूटिव वाली पावर भी थी। तो ये दोनों की दोनों ही रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर जनरल की काउंसिल में हुआ करती थी 1833 के चार्टर एक्ट तक। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में क्या किया, इन दोनों के दोनों पावर को सेग्रीगेट कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है द लॉ मेंबर बिकेम फुल टाइम मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जो लॉ मेंबर था अब उसको फुल टाइम मेंबर बना दिया गया था इस गवर्नर जनरल की काउंसिल का, क्योंकि पिछली बार जो एक्ट में देखा था हमने चार्टर एक्ट 1833 में, उसमें जो लॉ मेंबर बना था उसको सिर्फ एज ए लीगल एडवाइजर ही बोला गया था, उसका न तो लेजिस्लेचर में कोई रोल था और न ही एग्जीक्यूटिव पावर में कोई रोल था। अब उसको फुल टाइम मेंबर बना दिया, यानी अब वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक फुल टाइम मेंबर बन चुका था, लॉ मेंबर जो था वो। ठीक है, यानी अब वो लीगल एडवाइजर के साथ साथ में एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी
पार्ट बन गया। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इट इंक्रीज द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय 6। पहले जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसके अंदर 4 मेंबर थे, ठीक है। इस गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों ही पावर एक्सरसाइज करता था और दोनों ही अथॉरिटीज काउंसिल में हुआ करती थी, ठीक है। अब क्या किया, इस एक्ट में एक प्रोविजन लाया गया कि इन दोनों की दोनों बॉडीज को सेपरेट कर दिया गया। तो जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव विंग थी उसको सेपरेट कर दिया गया गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव बॉडी से, ठीक है। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इन दोनों को सेपरेट किया गया। अब जो लेजिस्लेचर था गवर्नर जनरल की काउंसिल का लेजिस्लेचर, उसके अंदर जो नए जो मेंबर थे इंक्लूड कर दिए गए और अब इसके अंदर 6 नए मेंबर ऐड कर दिए गए, ठीक है। तो इस तरह से जो ये नया लेजिस्लेचर फ्रेम हुआ इसको बोला जाने लग गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आप ये दोनों चीज़ें याद रख लीजिएगा क्योंकि दोनों ही वर्ड्स एग्जाम में आते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल किस एक्ट के अंदर इसका प्रोविजन था। तो वो कौन सा एक्ट था, 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रेम हुई इसको हम मिनी पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आज की जो प्रेजेंट डे हमारी जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसका कहीं ना कहीं से अगर हम देखें जेनेसिस कहाँ से स्टार्ट होता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से, यानी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आई होप आप समझ गए होंगे कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो पावर थी या अथॉरिटी थी उसको सेपरेट कर दिया गया और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर 6 नए मेंबर ऐड कर दिए गए और जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी इसको कहा जाने लग गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और इसी को ही हम मिनी पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए अब दोबारा से, नाउ दिस काउंसिल वाज नोन बाय द नेम ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाने लग गया, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट आप समझ गए। इसके बाद में इसी पॉइंट का अगला हिस्सा देखते हैं, लोकल रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये वाला जो पॉइंट है ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लोकल रिप्रेजेंटेशन वो किस एक्ट के अंदर इंप्लीमेंट किया गया था या फिर लोकल रिप्रेजेंटेशन का प्रोविजन किस एक्ट के अंदर था। तो वो किस एक्ट के अंदर था, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। अब ये लोकल रिप्रेजेंटेशन था क्या, हमने देखा कि जो पूरी की पूरी इंडियन टेरिटरी थी उस इंडियन टेरिटरी में एक तरफ है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एक तरफ है मद्रास प्रेसिडेंसी और ऊपर वाला पूरा हिस्सा किसके अंदर आता है, बंगाल प्रेसिडेंसी का, ठीक है। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी ये सेंट्रलाइजेशन कर दिया था इस पूरी की पूरी पावर का और एक ही बंदे के अंदर एक ही पोस्ट के अंदर पूरी की पूरी पावर आ गई थी। अब इसी को डिसेंट्रलाइज करने के लिए लोकल रिप्रेजेंटेशन किया। अब यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब इंडियनाइजेशन नहीं है, यानी यहाँ पे इंडियन पीपल को नहीं इंक्लूड किया गया था। लोकल रिप्रेजेंटेशन से मतलब यहाँ पे है बॉम्बे, मद्रास, बंगाल इन प्रेसिडेंसीज का। और साथ में आपने देखा था 1813 में एक प्रोविजन किया गया था आगरा प्रेसिडेंसी को बनाने के लिए, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी के 2 पार्ट कर दिए थे, एक तरफ आगरा और एक तरफ बंगाल प्रेसिडेंसी। तो इन सभी के लिए लोकल रिप्रेजेंटेटिव इंट्रोड्यूस किए गए थे। किसके अंदर ये रिप्रेजेंटेटिव आए थे, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। तो जो लोकल रिप्रेजेंटेशन था वो लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियंस का नहीं था, वो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी की जो भी उसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन था उन्हीं प्रेसिडेंसीज का ही वहां पे लोकल रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। और यहाँ पे सारे अंग्रेज लोग ही हुआ करते थे, कोई भी इंडियन यहाँ में अभी तक इस काउंसिल का मेंबर नहीं बना था, ठीक है। तो इसमें देखिए लोकल रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस फॉर मद्रास, बॉम्बे, आगरा एंड बंगाल। तो ये 4 लोकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया गया। नाउ जो ये नए मेंबर बने लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, इनको क्या पावर दी गई, तो मेंबर्स किसके, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर कुड आस्क द क्वेश्चंस एंड डिस्कस द पॉलिसीज ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्योंकि मेन काम किसका होता है, एग्जीक्यूशन का काम तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का होता है। अब उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल क्वेश्चंस पूछ सकते थे और साथ में जो पॉलिसीज वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल उन पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन भी कर सकते थे ये मेंबर, ठीक है। तो ये पावर इनको थोड़ी सी दी गई थी, ज़्यादा पावर तो इनको नहीं दी गई थी लेकिन काफ़ी लिमिटेड पावर इनको भी यहाँ पे दी गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है, राइट टू वीटो ए बिल पास्ड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज गिवन टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का पर्पस क्या था, किसी भी बिल को पास करना, ठीक है। उस बिल के ऊपर एग्जीक्यूशन का काम किसका था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम था। यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल उस बिल को बनाएगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल उस बिल को एग्जीक्यूट करेगी। इस बिल में
एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक पावर एक्स्ट्रा दे दी गई, यानी अब ये उस पर्टिकुलर बिल को वीटो कर सकती थी। वीटो का मतलब होता है इनकार करना, यानी उस बिल को आप नहीं मानेंगे। ठीक है, तो राइट टू वीटो की पावर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास रखी गई। किस एक्ट के थ्रू? चार्टर एक्ट 1853 के अंडर। ठीक है, तो राइट टू वीटो की पावर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास थी। यहाँ पे इसका मतलब क्या समझते हो कि जो दो सेपरेट बॉडी बनाई, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें पावर ज्यादा किसकी थी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। ठीक है, आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो है सैलरीज ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड ऑफिशियल्स टू बी डिसाइडेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टू बी पेड बाय द कंपनी। जो भी सैलरीज थी, जितने भी मेंबर्स थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आते थे, जिसको हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इसको बोला जाता था मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, इनकी सैलरी प्लस जितने भी ऑफिशियल थे उन सब की सैलरी कौन डिसाइड करेगा? अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बताएगी कि कितनी सैलरी किसको मिलनी चाहिए, और वह सैलरी कौन देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन देखिए। दिस एक्ट ऑल्सो रिड्यूस्ड द मेंबरशिप ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू 18 एंड आउट ऑफ विच 6 वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द क्राउन। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं। जिस टाइम पे चार्टर एक्ट आया था 1600, तो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी, और उस कंपनी के अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का एक ग्रुप था। ठीक है, और ये टोटल मेंबर थे 24। और अब चार्टर एक्ट 1853 में क्या किया गया कि जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नंबर थे, अब ये हो गए 18। ठीक है, पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि पहले ये जो मेंबर थे ये थे 24, अब हो गए 18। अब इन 18 में से भी क्राउन 6 मेंबर को नॉमिनेट करेगा, और जो बाकी 12 हैं मेंबर, वो खुद जो कंपनी है उसके ही इलेक्टेड डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यानी अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो मेंबरशिप थी, पहले बात तो उस मेंबरशिप को कम कर दिया, यानी इसकी पावर कम कर दी गई यहाँ पे। उसके बाद में दोबारा क्या प्रोविजन किया? अब इन कम नंबर में से भी 6 मेंबर को कौन नॉमिनेट करता था? उनको नॉमिनेट करता था क्राउन। यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पावर धीरे धीरे किसकी आने लग गई थी? क्राउन की। मैकॉले कमेटी ऑफ 1854, which was the Committee for Indian Civil Services, suggested for open competition for the examination where no discrimination on the basis of caste, creed and religion। ठीक है, यानी 1854 में मैकॉले कमेटी एस्टेब्लिश की गई, और मैकॉले कमेटी एस्टेब्लिश किसके लिए की गई थी? इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए। और इसने क्या रिकमेंडेशन किया कि ओपन कंपटीशन फॉर ऑल। ठीक है, ये सेम का सेम प्रोविजन चार्टर एक्ट 1833 में भी था, लेकिन वहां पे इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इंटरफेयर किया और उसने इसको रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, और अब ये ओपन कंपटीशन फॉर ऑल का प्रोविजन किस एक्ट में आ गया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में। और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ये प्रोविजन किया गया, और फिर इसी ओपन कंपटीशन पे एक कमेटी बिठाएगी 1854 के ऊपर लॉर्ड मैकॉले के चेयरमैनशिप के अंदर। ठीक है, और उसने ये कह दिया कि हम इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। उसके बाद में ये देखिए, द कोवेनेटेड सिविल सर्विसेज वाज ओपन टू ऑल इंडियंस आल्सो। अभी जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी ये दो पार्ट में डिवाइडेड थी। एक पार्ट था कोवेनेंटेड और दूसरा था अनकोवेनेंटेड। इन दो पार्ट में पूरी की पूरी इंडियन सिविल सर्विसेज को डिवाइड किया गया था, सेग्रीगेशन था इनका। इनमें से जिस सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन रखा गया था वो था कोवेनेटेड सर्विसेज के लिए, और इसका एग्जाम होता था लंदन में। इसके अंदर जो एज ग्रुप रखा गया था वो रखा गया था 18 से लेके 23 तक का एज ग्रुप। इसके अंदर पैरामीटर्स थे, यानी जितने भी कैंडिडेट थे, जो भी एग्जाम, जिनको भी एग्जाम देना होता था इंडियन सिविल सर्विसेज की कोवेनेंटेड सर्विसेज के लिए, उसको पहली बात तो लंदन जाना पड़ेगा। लंदन में उसको फिर अलग अलग फेजेस से गुजरना पड़ेगा, जिसके अंदर ओपन कॉम्पिटिशन हुआ करता था, यानी रिटन एग्जाम हुआ करता था। ये रिटन एग्जाम हर साल अगस्त के मंथ में हुआ करता था। साथ में हॉर्स राइडिंग का टेस्ट हुआ करता था, प्लस अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस का भी एग्जाम हुआ करता था इस एग्जाम में। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम था, जिसको कि क्रैक करना किसी भी इंडियन के लिए बहुत ही मुश्किल होता था। फिर भी ये प्रोविजन पहली बार किया गया 1853 के चार्टर एक्ट के अंदर। ठीक है, ये जो एग्जाम था ये काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का हुआ करता था। उस टाइम पे स्टार्टिंग में जिस टाइम पे एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ था, उस टाइम पे ये 900 मार्क्स का एग्जाम हुआ करता था। ठीक है, और किसी भी कैंडिडेट को इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए 3 चांसेस दिए जाते थे। ठीक है, एग्जाम का लेवल काफ़ी टफ था। जो भी कैंडिडेट होते थे उनको दोनों ही फील्ड की जानकारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक तो वो लो ग्रेजुएट हो, दूसरा उसको रेवेन्यू के बारे में उसके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये एक काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम रखा गया था,
कहने को तो ये ओपन कंपटीशन फॉर ऑल था, बट स्टिल इसके अंदर क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया इतना ज़्यादा था कि जिसको पार कर पाना किसी भी एक आम इंडियन के लिए मुश्किल ही था। ठीक है, अब देखते हैं आगे, इसको क्लियर कर देते हैं। दिस एक्ट ऑल्सो एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड टू रिटेन इट्स पोजीशन ओवर द टेरिटरीज बट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पीरियड एज इट वॉज मेंशन इन द प्रीवियस चार्टर। अब एक चीज़ देखिए, 1773 के अंदर ये बोला गया था कि 20 ईयर्स के बाद में हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। 1793 में बोला गया कि 20 ईयर्स के बाद में रिवाइज करेंगे। 1813 के अंदर भी ये प्रोविजन था कि 20 ईयर्स के बाद में रिवाइज करेंगे। 1833 में भी ये बोला गया था कि 20 ईयर्स के बाद में रिवाइज करेंगे। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में ये नहीं बोला गया कि हम इसको बाद में रिवाइज करेंगे या नहीं करेंगे, यानी कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं दिया गया इस पर्टिकुलर चार्टर में। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को यही बोला गया कि जो भी टेरिटरी है आपकी बॉम्बे, मद्रास और बंगाल की, इस पूरी टेरिटरी के ऊपर आप अपना पोजीशन बरकरार रखो। ठीक है, तो यानी ये एक संदेशा था कि आप जो टेरिटोरियल पोजीशन की जो पावर है उसको किसी भी टाइम पे हम अबॉलिश कर सकते हैं और पूरी की पूरी टेरिटरी को हम डायरेक्ट अंडर क्राउन रूल ले सकते हैं। तो ये वाले सारे इसके अंदर प्रोविजन थे। अब देखते हैं आगे। देयर वाज ए प्रोविजन मेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए सेपरेट गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। अब जो चार्टर एक्ट 1833 का था उसके अंदर प्रोविजन था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको बना दिया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा ये इसी को कहा गया कि आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में भी फंक्शन करेंगे या काम करेंगे। लेकिन उसके लिए बर्डन था क्योंकि एक बंदा दो जगह पे काम नहीं कर सकता था। एक तो उसको पूरी की पूरी बंगाल टेरिटरी के लिए काम करना था, दूसरा पूरी की पूरी इंडियन टेरिटरी के लिए। तो एज इन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उसकी टेरिटरी ये थी, और एज इन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसकी टेरिटरी पूरी की पूरी इंडिया थी, यानी इंक्लूडिंग ये वाला पोर्शन भी। तो अब वो एक ही बंदा दो फ्रंट पे काम नहीं कर सकता था, इसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हुआ। और बहुत सारे केसेस में उसने एज इन अपनी जो कैपेसिटी थी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की कैपेसिटी को ही बरकरार रखा, और काफ़ी सारे बायस डिसीजन उसने बंगाल के फेवर में लिए थे। तो अब ये डिमांड रखी गई चार्टर एक्ट 1853 में कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो इंडिपेंडेंटली सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया के लिए काम करेगा, और जो बंगाल है उसके लिए एक सेपरेट गवर्नर बना दिया जाएगा, गवर्नर ऑफ बंगाल। लेकिन ये वाला प्रोविजन भी ना 1912 तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है, 1912 तक वो सेम ही बंदा रहा था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसी का ही पूरी टेरिटरी के ऊपर, उसी का ही बंगाल की टेरिटरी के ऊपर रूल हुआ करता था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, पावर वाज गिवन टू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू कॉन्स्टिट्यूट ए न्यू प्रेसिडेंसी। और इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ही सेपरेट आगरा प्रेसिडेंसी को कॉन्स्टिट्यूट किया था। तो इस तरीके से जो सेपरेट प्रेसिडेंसी बनानी है, कोई भी नई प्रेसिडेंसी, वो पावर दे दी गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। तो ये यहाँ पे प्रोविजन थे इसके। आप देखते हैं आगे सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट। सिग्निफिकेंस ऑफ चार्टर एक्ट 1853 देख लेते हैं। It indicated clearly that the rule of the company was not going to be last long। यानी पहले जितने भी चार्टर थे उनमें सभी में कह दिया था कि अगले 20 साल तक आपको ट्रेडिंग राइट्स मिलेंगे, लेकिन इस एक्ट में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया, जिससे कि कंपनी को ये एक अल्टीमेटम मिल गया कि आपको किसी भी टाइम पे अबॉलिश किया जा सकता है। दूसरा क्या था इसका सिग्निफिकेंस, डिस्टिंक्शन बिटवीन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल मार्क द बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। यानी जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसके अंदर दो सेपरेट विंग बन गई, एक का काम था लेजिस्लेचर, दूसरे का था एग्जीक्यूटिव। तो इस तरीके से ये बिगिनिंग थी इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसका। ठीक है, तो ये जेनेसिस हमें मिलता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंडर। तो और ये जो लास्ट पॉइंट है ये इस पर्टिकुलर एक्ट की कमी है। ये कमी क्या थी कि इसके अंदर जो भी इंडियंस थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया। इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबरशिप से बाहर रखा गया था, यानी इस एक्ट के अंदर कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं किया गया था जो कि जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर इंडियन पीपल की एंट्री हो। ठीक है, तो इस एक्ट ने एक्सक्लूड किया इंडियंस को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने से। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर एक्ट का एक मेजर डिफेक्ट था। तो ये वाले सारे प्रोविजन हमने इसमें देखे, काफ़ी डिटेल में हमने इस पूरे चार्टर एक्ट को पढ़ा है। पूरी की पूरी जो चार्टर सीरीज हमने स्टार्ट की थी, चार्टर एक्ट 1600 से लेके चार्टर एक्ट 1853 तक, जिस पीरियड को ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कहा जाता है, उससे रिलेटेड ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जितने भी एक्ट पास किए वो सारे हमने देख लिए। अब इसके बाद में जो सीरीज हमारे स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी क्राउन रूल से। और क्राउन रूल कब से स्टार्ट हो जाता है इंडिया के अंदर, 1857 का जो रिवोल्ट होता है उसके बाद में
ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश करते ही 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाएगा और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आते ही इंडिया के अंदर क्राउन रूल स्टार्ट हो जाएगा। तो अब तक जितने भी एक्ट हमने किए उन एक्ट में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है उसके अंदर जितने भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पास किए वो सारे एक्ट हम देख चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।